गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी सुमन के साथ छोटे से घर में रहता था। रमेश मजदूरी करके अपना घर का गुजारा करता था। वह कई साल से अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े थोड़े रुपए जोड़कर इकट्ठे कर रहा था। अब उसके पास इतने पैसे हो गए थे जिससे वह अपनी बेटी की शादी कर सके। रमेश ने दूसरे गांव के लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी। अब कुछ ही दिनों में रमेश की बेटी की शादी होने वाली थी। उसी गांव में रघुनाथ नाम का एक जमींदार रहता था, जो गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था और गांव के किसी भी आदमी की जमीन पर कब्जा कर लेता था। एक दिन जमींदार अपने घर में बैठा हुआ सोच रहा था। उस रमेश के पास इतने पैसे कहां से आ गए जो अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से कर रहा है। इसने मेरे पैसे तो आज तक लौटाए नहीं, ब्याज भी काफी हो गया है। यही सही वक्त है रमेश से अपने पैसे ब्याज सहित वापस लेने का। शादी वाले दिन जाकर मैं उसके घर में बखेड़ा खड़ा कर दूंगा। शादी वाले दिन रघुनाथ अपने 2 आदमियों के साथ रमेश के घर की ओर चल पड़ा। जब जमींदार रमेश के घर पहुंचा तो वहां मौजूद गांव वाले जमींदार को देखकर घबरा गए। इस वक्त जमींदार का यहाँ आना अच्छा नहीं है, ये जरूर कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करेगा। तुम सही कहते हो भाई, ये नामुराद बिना मतलब के कहीं नहीं जाता। इसने बहुत सारे लोगों पर जुल्म किया है। बस आज ईश्वर रमेश की इज्जत रख ले। जब रमेश ने जमींदार के आने की खबर सुनी तो वह दौड़ा चला आया। रमेश को देखकर जमींदार बोला, क्यों बे रमेश, बेटी की शादी तो बड़े धूमधाम से कर रहा है और तूने हमें बुलाया भी नहीं, लेकिन मैं बगैर बुलाए चला आया। क्यों, सही किया न मैंने? जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही किया। हमारे लिए तो यह बहुत ही खुशी की बात है कि इस खुशी के मौके पर आप हमारे घर में आए। मैं यहां खुशी में शामिल होने नहीं आया हूं। अरे, मैं तो अपने पैसे लेने आया हूं, वो भी ब्याज सहित, और आज मैं रुपए लेकर ही जाऊंगा। हुजूर, मैंने बिटिया की शादी के लिए एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से जोड़ा है। आज उसकी शादी है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पकड़ता हूं। कोई ऐसी बात मत कीजिए जिससे लड़के वाले नाराज हो जाएं और मेरी बेटी की शादी रुक जाए। यह मेरी इज्जत का सवाल है। जब तू मुझसे पैसे लेने आया था तब तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया। तू अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से कर रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? थोड़े बहुत पैसों में शादी कर लेता। हुजूर, मैं अपनी बेटी को कभी कोई सुख नहीं दे पाया। बेचारी ने बचपन से बहुत ही मुसीबतों का सामना किया है। मैंने सोचा अगर मैंने इसका विवाह किसी अच्छे घर में कर दिया तो इसे किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा है। उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। अब वह अपनी ससुराल में खुश रह सकेगी। अच्छा, तूने अपनी बेटी का विवाह इतने बड़े घर में किया है, यह तो तूने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर तू अपना सारा पैसा अपनी बेटी की शादी पर खर्च कर देगा तो मेरा उधार लिया पैसा कैसे वापस करेगा? हुजूर, मैं दिन रात मेहनत करके आपका पैसा वापस लौटा दूंगा। आप बस मुझ पर दया कीजिए। कोई ऐसी बात न करो जिससे मेरी बेटी की शादी में कोई रुकावट आ जाए। मैं कुछ नहीं जानता रमेश, तेरी बेटी की शादी हो या फिर ना हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी और इसी वक्त। तभी मैं यहां से जा सकता हूं, वरना मैं तेरे समधी के सामने तेरी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। जमींदार साहब, मुझ गरीब पर रहम करो। ईश्वर के लिए ऐसा अनर्थ मत करो। मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूं, या तो मेरे पैसे ब्याज सहित वापस दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे समधी के सामने शर्मिंदा कर दूंगा। 10 मिनट बीत जाते हैं। रमेश जमींदार को पैसे नहीं दे पाता। इतने में ही रमेश का समधी और दामाद आ जाते हैं। जमींदार उनके सामने रमेश को खूब उल्टा सीधा कहता है और उसकी समधी के सामने उसे रुस्वा करता है।
फिर जमींदार समद्धि से कहता है, जिस आदमी की बेटी से तुम अपने लड़के की शादी कर रहे हो ना, यह एक नंबर का झूठा और मक्कार है। इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे लेकिन अभी तक नहीं लौटाए। जमींदार की यह बात सुनकर रमेश का समधी अपने बेटे से कहता है, बेटा चल यहाँ से। रमेश जैसे छोटे मक्कार आदमी की बेटी से मैं तेरा विवाह नहीं कर सकता। मैं तो इसे बड़ा भला इंसान समझता था, लेकिन यह तो एक नंबर का बदमाश निकला। अच्छा हुआ शादी से पहले ही मुझे इसके बारे में पता चल गया, वरना मुझे जीवन भर पछतावा करना पड़ता। अपने समधी की यह बात सुनकर और उसे जाते देख रमेश को ऐसी घबराहट हुई कि वह चक्कर खाकर नीचे गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने जब देखा तो कहने लगे, अरे रमेश की तो सांस ही नहीं चल रही। लगता है रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। रमेश को मरा देखकर जमींदार वहां से भाग जाता है। कुछ देर पहले जहां खुशी का माहौल था, अब वहां उदासी छा गई थी। वहां मौजूद सभी लोग गमगीन हो गए। जमींदार को उल्टा सीधा कहने लगे। जब इस बात का पता रमेश की बेटी सुमन को लगा तो वह दौड़ी चली आई। अपने पिता को जमीन पर गिरा देख उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोती हुई कहने लगी, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। जब मेरे पिताजी ही नहीं रहे तो मैं अकेली क्या करूंगी? तभी भीड़ से एक बुजुर्ग आदमी आकर सुमन को समझाता है, बेटा ऐसा नहीं बोला करते, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। उस जालिम जमींदार की वजह से आज तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उस नामुराद को ईश्वर उसकी सजा जरूर देगा। बाबा, जिस दुल्हन की बारात वापस लौट जाए, जिस बेटी के बाप की भरी बिरादरी में पगड़ी उछाली जाए, वह जान न दे तो क्या करे? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। मेरी तो दुनिया ही लुट गई। मैं किसके सहारे जीऊं बाबा? इतना सब हो जाने के बाद अब मुझ अभागी से कौन विवाह करेगा? भीड़ में खड़ा अर्जुन नाम का लड़का चुपचाप यह सब देख रहा था। तभी वह सुमन के पास आता है और सुमन से कहता है, सुमन, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं बनूंगा तुम्हारा सहारा। अर्जुन की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग बहुत खुश हो गए। फिर अर्जुन और सुमन की शादी हो जाती है। उसके बाद अर्जुन सुमन को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अर्जुन और सुमन अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार किसान था। उसने सुमन को वादा किया कि वह उसकी हर संभव मदद करेगा और उसे खुश रखेगा। हालांकि जमींदार रघुनाथ को यह बात नागवार गुजरी। उसे लगा कि अर्जुन ने उसका अपमान किया है और वह बदला लेने की योजना बनाने लगा। एक दिन अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा था। तभी जमींदार के आदमियों ने वहां आकर उसे धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने अर्जुन को चेतावनी दी कि वह अपनी जमीन जमींदार के नाम कर दे, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अर्जुन ने बहादुरी से जवाब दिया, यह जमीन मेरे पुरखों की है और मैं इसे किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूं। जमींदार ने अपने आदमियों से कहा कि अर्जुन को सबक सिखाने के लिए उसकी फसल को बर्बाद कर दो। उसी रात जमींदार के आदमियों ने अर्जुन के खेत में आग लगा दी। जब अर्जुन की नार सुमन को इस बात का पता चला तो दोनों का दिल टूट गया। लेकिन अर्जुन ने सुमन से वादा किया कि वह फिर से मेहनत करेगा और अपनी जमीन पर नई फसल उगाएगा। गांव के लोग अर्जुन की मदद के लिए आगे आए। सभी ने मिलकर उसकी जमीन को फिर से खेती लायक बनाया। इस बीच सुमन ने भी अर्जुन का हर कदम पर साथ दिया। उसने घर की जिम्मेदारी संभालते हुए अर्जुन का हौसला बढ़ाया। जमींदार का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। गांव के लोग उसके अत्याचारों से तंग आ चुके थे। उन्होंने अर्जुन के नेतृत्व में एकजुट होकर जमींदार के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। अर्जुन ने गांव के सभी लोगों को समझाया, अगर हम सब एकजुट होकर जमींदार का सामना करेंगे तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें मिलकर अपने हक के लिए लड़ना होगा।
गांव वालों ने मिलकर जमींदार के घर का घेराव किया और पंचायत में उसकी शिकायत दर्ज कराई। पंचायत ने जमींदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उसकी सभी अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया। जमींदार को गांव छोड़कर भागना पड़ा। अर्जुन और सुमन ने गांव में शांति और न्याय की स्थापना की। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें गांव वालों के दिलों में खास जगह दिलाई। धीरे धीरे अर्जुन और सुमन का जीवन खुशहाल हो गया और उन्होंने अपनी जमीन पर नई फसल उगाकर अपने सपनों को पूरा किया। इस तरह अर्जुन और सुमन ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और अपनी सच्चाई और बहादुरी से सभी के लिए मिसाल बन गए। एक गांव में रघुनाथ नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने बेटे के साथ रहता था। वैसे तो रघुनाथ गांव के सबसे संपन्न सेठों में से एक था, लेकिन उसका बेटा बौना था और यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन वह अपने बेटे से कहता है, बेटा वीरेंद्र, जाओ और जाकर मुंशी से हिसाब किताब करवा लो। इस महीने खेती का हिसाब किताब तुम्हें ही देखना है। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें वहां जाने में क्या परेशानी है? पिताजी, मैं जब भी आपके कामकाज करने जाता हूं तो सब मुझे अजीब तरह से घूरते हैं, आपस में इशारे करते हैं और मुझ पर हंसते हैं। आपके सारे मुनीम और मुंशी मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि मैं बौना हूं, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो तुम्हें यह सब संभालना है। अगर तुम अभी से चीजों को नहीं सीखोगे तो मेरे बाद सब कैसे संभालोगे? वो सब मुझे नहीं पता पिताजी, लेकिन मैं दुनिया के सामने नहीं जाऊंगा। मैं घर पर ही ठीक हूं। बाहर लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। पिताजी, मुझसे यह सब सहा नहीं जाता। इतना कहकर वीरेंद्र वहां से नाराज होकर चला जाता। रघुनाथ बहुत अच्छे से समझता था कि उसका बेटा इतना परेशान क्यों है। मैं वीरेंद्र को कितना भी समझा लूं, लेकिन मैं जानता हूं कि गांव वाले उसे कितना तंग करते हैं। बात बात पर अगर किसी का मजाक उड़ाया जाएगा और वो भी उसके शरीर को लेकर, तो इंसान बाहर जाने से घबराएगा ही। लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता। आज मैं हूं और कल मैं नहीं रहूंगा। ऐसे में मुझे अपने बेटे के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। रघुनाथ इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहां पर उसका परम मित्र बिरजू सिंह आ जाता है। किस सोच में डूबे हो भाई? अरे बिरजू, आओ आओ। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वीरेंद्र के बारे में सोच रहा था। चलो, अब तो एकदम ठीक मौके पर आया हूं। क्या मतलब है? वीरेंद्र बेटे के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमेशा तो हम लोग सामने से रिश्ता लेकर जाते थे, लेकिन वीरेंद्र के बौने शरीर के कारण हर कोई उसका रिश्ता ठुकरा देता था। तो फिर यह कौन है जो अपनी बेटी का रिश्ता लाया है? बेटी का नहीं, बहन का। मेरे जानने में एक आदमी है, उसके माता पिता नहीं है, बस एक बहन है। लेकिन उसकी पत्नी दिन रात उसकी बहन के साथ बुरा सलूक करती है। तंग आकर वह उसकी शादी कर देना चाहता है ताकि कम से कम ससुराल में वो चैन से रह सके। अच्छा, तो यह बात है। लड़की सुशील है, काफी समझदार है, अपने वीरेंद्र बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन क्या उन लोगों को वीरेंद्र के बौनेपन के बारे में पता है? हाँ, सब पता है। उन्हें यह रिश्ता मंजूर है। बेचारा गरीब आदमी है, उसकी बहन का घर बस जाएगा और तुम्हारे बेटे की जिंदगी भी संवर जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं आज ही वीरेंद्र से बात करके तुम्हें बता दूंगा। इसमें बात क्या ही करनी है भाई? देखो, रोज रोज ऐसे रिश्ते नहीं आते हैं। अगर तुम हाँ करो तो मैं आज ही बात पक्की कर दूं। अच्छा ठीक, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। तुम भी तो वीरेंद्र को अपने बेटे जैसा ही मानते हो, और वैसे भी मुझे अब वीरेंद्र के लिए एक जीवन साथी तो ढूंढना ही है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जीते जी वीरेंद्र को एक अच्छी पत्नी मिल जाए, बस मेरी यही इच्छा है। जितनी जल्दी हो सके तुम वीरेंद्र की शादी करवा दो, ताकि मैं उसकी चिंता करना छोड़ दूं। अब तुम वीरेंद्र की चिंता करना छोड़ ही दो।
मैं जल्दी ही वीरेंद्र की शादी करवा दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बिरजू इतना कहकर वहां से चला जाता है। रघुनाथ रात को खाने के समय अपने बेटे से शादी की बात करता है। उसकी बात सुनकर वीरेंद्र को कुछ खास खुशी नहीं होती है। क्या बात है बेटा, तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो? पता नहीं पिताजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? पिताजी, कोई लड़की अपनी मर्जी से मुझ जैसे बौने इंसान से भला क्यों शादी करेगी? यह लड़की भी मजबूर है, इसलिए तो शादी कर रही है ना। शायद वह मुझे कभी पसंद नहीं करेगी, बस अपनी मजबूरी के कारण मेरे साथ रहेगी। बेटा, ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हें जरूर पसंद करेगी। मैं समझता हूं कि समाज के व्यवहार के कारण तुम बहुत ही नकारात्मक हो गए हो, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। जी पिताजी, उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। कुछ ही दिनों में वीरेंद्र की शादी रेखा नाम की लड़की से हो जाती है। रेखा सुंदर, सुशील और बहुत ज्यादा चतुर लड़की थी, लेकिन वीरेंद्र को उससे बात करने में बहुत संकोच होता था। वीरेंद्र को रेखा से शादी के बाद भी दिल में कई सवाल और डर थे। वह सोचता था, क्या वो मुझे सच में पसंद करेगी? क्या मैं उसे खुश रख पाऊंगा? शादी के पहले वीरेंद्र को लगता था कि रेखा शायद केवल अपनी मजबूरी की वजह से उससे शादी कर रही है। उसका बौना शरीर उसके आत्मविश्वास को हमेशा चोट पहुंचाता था और उसे यह डर था कि रेखा उसे केवल दया की वजह से स्वीकार करेगी। लेकिन रेखा एक बहुत समझदार और विनम्र लड़की थी। शादी के बाद उसने धीरे धीरे वीरेंद्र के दिल में जगह बनानी शुरू की। वह उसे यह समझाती थी कि उसका शारीरिक रूप उसकी असलियत नहीं है। वीरेंद्र का दिल स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह ईमानदार, मेहनती और दयालु था, जो रेखा को बहुत पसंद आता था। रेखा ने वीरेंद्र से कहा, तुम जितने अच्छे इंसान हो उतने ही अच्छे जीवन साथी बनोगे। मुझे तुम्हारा रूप नहीं बल्कि तुम्हारा दिल चाहिए। ये बातें सुनकर वीरेंद्र को कुछ तसल्ली तो हुई, लेकिन मन में अब भी हिचकिचाहट थी। उन्होंने खुद को समाज के सामने साबित करने के लिए बहुत संघर्ष किया था और अब भी डरते थे कि लोग उन्हें कैसे देखेंगे। एक दिन वीरेंद्र के मन में एक विचार आया कि अगर वह कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण काम करके समाज के सामने आए तो शायद लोग उसकी असलियत को समझेंगे और उसका आदर करेंगे। उसने अपने पिताजी से बात की और कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि अगर मैं हमारे गांव में एक बड़ा काम करके दिखाऊं तो लोग मुझे अलग तरीके से देखेंगे। क्या आप मुझे मदद करेंगे? रघुनाथ ने अपने बेटे को गहरी नजरों से देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा से ही होशियार थे, बस तुम्हें अपने आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। वीरेंद्र ने तय किया कि वह गांव में एक बड़ा कृषि प्रोजेक्ट शुरू करेगा, जिससे न केवल गांव की हालत बेहतर हो सके बल्कि यह साबित हो सके कि उसकी मेहनत और समर्पण को किसी शारीरिक कमी से नहीं मापा जा सकता। उसने कुछ अच्छे कृषि विशेषज्ञों से संपर्क किया और उनके साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे गांव में पानी की बचत हो सके और खेतों की उपज को बढ़ाया जा सके। उसने कई किसानों को एकजुट किया और उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। शुरुआत में कई लोग हंसी उड़ाते थे और कहते थे कि एक बौना आदमी कैसे खेती का काम संभाल सकता है, लेकिन वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने एक दिन गांव के प्रमुख किसानों को एक जगह बुलाया और उन्हें अपने प्लान के बारे में विस्तार से बताया। उसकी योजना और मेहनत देखकर कुछ लोग प्रभावित हुए, लेकिन अधिकांश लोग उस पर हंसते हुए बोले, तुम छोटे हो वीरेंद्र, तुम कैसे हमारे जैसे बड़े किसानों को यह सब सिखा पाओगे? वीरेंद्र ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मैं छोटा हो सकता हूं, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान और आत्मविश्वास है वह मुझे किसी से कम नहीं बनाता। अगर आप लोग मुझे मौका देंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि बड़े लोग केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि दिल से भी बड़े होते हैं। वीरेंद्र ने दिन रात मेहनत की। उसने खेतों में नए तरीके से सिंचाई की योजना लागू की, पानी की बचत के लिए नहरों का सुधार किया और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए
आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। कुछ महीनों में ही उसका प्रोजेक्ट सफल होने लगा। खेतों में उपज बढ़ने लगी और गांव वाले जो पहले उसकी हंसी उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। अब वीरेंद्र को यह महसूस हुआ कि असली ताकत उसकी मेहनत और दिल में थी, न कि उसके शरीर में। धीरे धीरे गांव में लोगों का नजरिया बदलने लगा। अब वह गांव में एक सम्मानित और प्रेरणा स्रोत व्यक्ति बन चुका था। रेखा ने भी वीरेंद्र के इस परिवर्तन को देखा और वह गर्व महसूस करती थी। उसने वीरेंद्र से कहा, तुमने अपने आप को साबित कर दिया है वीरेंद्र जी। तुम न सिर्फ मेरे लिए बल्कि सबके लिए एक आदर्श हो। यह सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है रेखा। तुम्हारी समझ और समर्थन ने मुझे अपना आत्मविश्वास वापस दिलाया। तुमने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं छोटा हूं। तुमने मुझे इंसानियत, प्यार और सम्मान के बारे में सिखाया। वीरेंद्र की यह सफलता न केवल उसकी अपनी यात्रा का हिस्सा थी, बल्कि यह पूरे गांव के लिए एक संदेश बन गई कि शारीरिक रूप से जो असामान्य होते हैं, वे मानसिक और आत्मिक रूप से कहीं अधिक ताकतवर हो सकते हैं। वीरेंद्र ने साबित कर दिया कि दिल की शक्ति शरीर की शक्ति से कहीं ज्यादा अहम होती है। समय के साथ वीरेंद्र और रेखा की शादी एक मिसाल बन गई और लोग उन्हें सच्चे प्यार और समझ का प्रतीक मानने लगे। वीरेंद्र ने अपनी शादी और अपने काम के जरिए यह साबित किया कि असली सुंदरता और सम्मान बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आत्मा और दिल की अच्छाई में होती है।